हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम काइनेमेटिक्स का फर्स्ट टॉपिक का कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर्मूला करेंगे। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे रेस्ट एंड मोशन, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड, और उसके बाद हम काइनेमेटिक इक्वेशन फॉर मोशन विथ कांस्टेंट स्पीड पढ़ेंगे। अगर मोशन में पार्टिकल का स्पीड कांस्टेंट हो तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना है कि रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है। सिंपल है, बट एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, कोई पार्टिकल रेस्ट में है या मोशन में, ये पता करने के लिए सबसे पहले हमें एक रेफरेंस पॉइंट लेना होता है और उस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हमें ऑब्जर्व करना पड़ता है कि पार्टिकल रेस्ट में है या मोशन में है। तो मान लीजिए हम एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, यहाँ ओ, यहाँ आप खड़े हो जाइए और यहाँ से x डिस्टेंस पर एक कोई दूसरा पॉइंट है P और वहाँ एक कार खड़ी है। तो सबसे पहले यह समझना है कि पोजीशन हम कैसे डिसाइड करते हैं। तो इस कार का पोजीशन का मतलब रेफरेंस पॉइंट से, हम जहां से भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, रेफरेंस पॉइंट से इस कार का जो डिस्टेंस है मीटर में या कोई भी लेंथ के यूनिट में, वही पोजीशन बताता है। तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि हम बोल सकते हैं कि पोजीशन ऑफ द कार विथ रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट O इज x। x हमें लेना है लेंथ या डिस्टेंस बिटवीन O एंड P। अब अगर ऑब्जर्वर यहां खड़ा है, ऊपर टाइम बीत रहा है, टाइम बढ़ने के साथ साथ कार यहीं का यहीं है, कार का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि कार रेस्ट पर है। रेस्ट का मतलब कि हम जिस रेफरेंस पॉइंट से ऑब्जर्व कर रहे हैं वहां से देखने पर अगर पार्टिकल मूव नहीं कर रहा है, पार्टिकल का पोजीशन फिक्स्ड है, सेम है विथ टाइम, तो हम बोलेंगे कि पार्टिकल या कार या जो भी है वो रेस्ट में है। लेकिन अगर हम O से ऑब्जर्व कर रहे हैं कार को, अभी हमने देखा तो कार यहां था और कार का पोजीशन x था, थोड़ा देर बाद कार चला गया यहां पॉइंट Q पर। तो अगर ऐसा होता है कि ऑब्जर्वेशन पॉइंट के रिस्पेक्ट में कार का पोजीशन चेंज हो रहा है विथ टाइम, तो हम क्या बोलेंगे कि कार मोशन में है। तो टाइम के साथ पोजीशन चेंज हो गया, देख सकते हैं आप। पोजीशन को हम डिस्टेंस से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हो गया x डैश, जो कि x से ज़्यादा है। अगर ये इधर आता तो x डैश x से कम होता। तो x बढ़ रहा है, पोजीशन बढ़ रहा है या घट रहा है वो मैटर नहीं है। अगर पोजीशन चेंज हो रहा है तो हम बोलेंगे कि कार मोशन में है। और पोजीशन का चेंज कितना हुआ? इतना, P से Q। और कार अगर P से Q गया एक सर्टेन टाइम में तो कार मूव हुआ, और P से Q का जो स्ट्रेट डिस्टेंस है उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो यहां पे हमने केवल यह समझना है कि रेस्ट क्या है और मोशन क्या है, और नेक्स्ट हमें समझेंगे कि डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। ठीक है। उससे पहले एक चीज और देखते हैं कि रेस्ट एंड मोशन के लिए अगर हम ग्राफ बनाएं पोजीशन और टाइम के बीच, तो क्या होता है। मान लीजिए हम एक, ये x है पोजीशन और ये टाइम एक्सिस है। पोजीशन और टाइम के बीच हम रिलेशन निकाल रहे हैं कि टाइम के अलग अलग वैल्यू के लिए पोजीशन पार्टिकल का कैसा है, क्या है, बढ़ रहा है, घट रहा है, चेंज हो रहा है, नहीं चेंज हो रहा है। अगर ये ग्राफ रेस्ट को रिप्रेजेंट करेगा तो इसका मतलब कि टाइम के साथ साथ टाइम बढ़ेगा लेकिन पोजीशन चेंज नहीं होगा।
मान लीजिए कि रेफरेंस पॉइंट से कोई कार का डिस्टेंस पहले क्या है, 10 मीटर पे कार है, टाइम बढ़ रहा है बट ये डिस्टेंस जो है वो रेफरेंस पॉइंट से कार का डिस्टेंस सेम है, कार वहीं का वहीं खड़ा है, उसका पोजीशन सेम है, तो हम क्या बोलेंगे कि कार रेस्ट में है। तो रेस्ट के लिए जो एक्सटी ग्राफ होता है, पोजीशन टाइम ग्राफ होता है पार्टिकल का विद रिस्पेक्ट टू एनी रेफरेंस पॉइंट, वो एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस होता है। इसको आप स्ट्रेट लाइन बनाइए। और अगर पार्टिकल का पोजीशन चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मान लीजिए कि t=0 पर पार्टिकल का पोजीशन जो था वो 10 मीटर पर था, थोड़ा देर बाद हम देखें तो पार्टिकल का पोजीशन चेंज होके ज़्यादा हो गया, ये 0.20 हो गया सपोज, टाइम का वैल्यू 0 से 5 सेकंड हो गया। तो इस तरह का अगर ग्राफ हमें मिल रहा है कि टाइम के साथ पोजीशन चेंज हो रहा है, मतलब मोशन है, तो ये ग्राफ किसके लिए हो जाएगा, मोशन के लिए। अगर पार्टिकल एक्सटी ग्राफ अगर ऐसा भी है, इस तरीके से भी अगर पोजीशन चेंज हो रहा है, तो किसी भी तरीके से पोजीशन चेंज होगा तो वो ग्राफ मोशन को रिप्रेजेंट करेगा, और अगर पोजीशन कांस्टेंट रहेगा तो वो रेस्ट को रिप्रेजेंट करेगा। अब ये ग्राफ और इस ग्राफ में क्या डिफरेंस है वो हम आगे समझेंगे कि एक्सटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन है या कर्व है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है। अब हम सेकेंड पॉइंट डिस्कस करेंगे, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए, पार्टिकल अगर मोशन में होगा तो कुछ डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस आएगा, अगर पार्टिकल रेस्ट में है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। क्यों? क्योंकि जो पोजीशन पार्टिकल का चेंज होता है, t=0 पर पार्टिकल कहीं पे था, t के किसी नॉन जीरो वैल्यू के लिए पार्टिकल कहीं और चला गया, तो जो पोजीशन का चेंज होता है उसी से रिलेटेड टर्म है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो एक एग्जांपल लेते हैं, मान लिए कोई पार्टिकल है, वो पॉइंट ए पर है और वो मोशन में है, थोड़ा देर में वो चला गया कहाँ, पॉइंट बी पर, फिर वो चला गया पॉइंट सी पर, और फिर थोड़ा देर के बाद वो दिख रहा है कहाँ, पॉइंट डी पर। ठीक है, तो इनिशियल पोजीशन जो पार्टिकल का था वो ए था और फाइनल पोजीशन डी था, तो पार्टिकल का पोजीशन चेंज हो गया, इसका मतलब पार्टिकल मोशन में है। तो अब डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो देखिए, डिस्टेंस जो होता है वो एक मूविंग पार्टिकल के लिए डिफाइन इस तरह से होता है कि एक मूविंग पार्टिकल जितना पाथ लेंथ कवर करता है ड्यूरिंग द मोशन, वो सभी उस पाथ लेंथ का जो वैल्यू होता है, यानी पूरे पाथ का जो लेंथ होता है, उसी को डिस्टेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ए बी, सपोज ए बी होता है 10 मीटर तो 10 मीटर, प्लस बी सी 10 मीटर है तो 10 मीटर, प्लस सी डी, यही हो गया डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग द मोशन फ्रॉम ए टू डी। तो डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे कि द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग द मोशन। तो इसको हम सिंपली लिख सकते हैं पाथ लेंथ, पूरे पाथ का लेंथ। एक टेप ले लीजिए, यहां से सबका मेजरमेंट ले लीजिए, वही डिस्टेंस होगा। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट का। तो देखिए, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, लेंथ मेजरमेंट करेंगे वो डिस्टेंस देगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए डायरेक्शन हमें कंसीडर करना होगा, क्योंकि केवल मोशन हो रहा है उससे नहीं होगा, किस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, फिर किधर पार्टिकल टर्न कर रहा है, ये सब चीज भी डिस्प्लेसमेंट को अफेक्ट करेगा। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये हो जाएगा
वेक्टर ए बी, यहां पे देखिए स्केलर ए बी था, यहां वेक्टर ए बी है, प्लस वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी डी। मतलब ये है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो पाथ लेंथ उसको बोल सकते हैं, बट विथ डायरेक्शन हमको बोलना पड़ेगा, जिससे कि उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है। अब देखिए आपको पता है, वेक्टर में पढ़ा होगा आपने कि किसी पॉलीगॉन के लिए अगर हम वेक्टर ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी करेंगे तो वेक्टर ए डी के बराबर होगा। तो इसको हम नथिंग बट लिख सकते हैं वेक्टर ए डी, और वेक्टर ए डी का मैग्नीट्यूड अगर हम देखें वेक्टर ए डी जो है वही डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड अगर बोले तो ए से डी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या स्ट्रेट डिस्टेंस जो है वही डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, तो हम जिस तरह से हमने डिस्टेंस को एक सिंपल वे में लिखा पाथ लेंथ, डिस्प्लेसमेंट को सिंपल वे में लिख सकते हैं हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग पॉइंट, या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, वो डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, अब ये तो ठीक है, हमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट समझा, फॉर्मूला भी हमने देखा कि डिस्प्लेसमेंट के लिए छोटे छोटे जो मोशन हो रहा है उसको वेक्टर फॉर्म में ऐड कर दीजिए, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, और जो पार्ट ऑफ मोशन है उस सबका पाथ लेंथ को ऐड कर दीजिए तो डिस्टेंस हो जाएगा। अगर हम एक रेफरेंस पॉइंट लेके एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना के अगर इसका मोशन को ऑब्जर्व करें, मान लीजिए ये एक रेफरेंस पोजीशन है O, ठीक है, तो इसका ये मान लेते हैं इनिशियल पोजीशन है XA, और फाइनल पोजीशन इसका क्या हो जाएगा पार्टिकल का, ये मान लीजिए है वेक्टर XB। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होता है डेल्टा x, उसको हम फाइनल पोजीशन वेक्टर x2 माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर x1, इस केस में हम इसको क्या बोलेंगे, फाइनल पोजीशन वेक्टर जो है वो XB, सॉरी B नहीं ये D है, XD माइनस XA, इस तरह से भी हम इसको फ्रेम कर सकते हैं। तो हमने क्या देखा कि डिस्प्लेसमेंट के लिए जो फॉर्मूला है वो ये भी हो सकता है कि डेल्टा x इज इक्वल टू x2 माइनस x1, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। और दूसरा क्या था कि छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट्स को या पाथ लेंथ को वेक्टर फॉर्म में अगर ऐड कर दें तो हमें नेट डिस्प्लेसमेंट मिल जाता है, और इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको भी हम डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या सिमिलैरिटीज है और क्या मेजर डिफरेंस है। तो देखिए डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट जब हम पढ़ेंगे तो उसमें डायरेक्शन भी आएगा, डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं आएगा, केवल मैग्नीट्यूड आएगा, लेंथ आएगा पाथ का। ये स्केलर है डिस्टेंस। तो देखिए अगर पार्टिकल रेस्ट में है तो डिस्टेंस कवर्ड भी 0 होगा किसी टाइम इंटरवल में, और डिस्प्लेसमेंट भी 0 होगा। मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस भी 0 हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट भी 0 हो सकता है अगर पार्टिकल रेस्ट में है। नहीं, अगर पार्टिकल रेस्ट में है तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों डेफिनेटली 0 होगा। लेकिन अगर पार्टिकल मोशन में है तो क्या हो सकता है, मोशन में है तो डिस्टेंस कभी 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर पार्टिकल मूव करेगा तो थोड़ा भी मूव करेगा तो पाथ का लेंथ आएगा, वो वापस भी आ जाएगा तो फिर से पाथ का लेंथ ऐड हो जाएगा। तो अगर मोशन है तो डिस्टेंस क्या होगा, पॉजिटिव नॉन जीरो, यानी नॉन जीरो होगा डिस्टेंस और पॉजिटिव होगा, क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव हम नहीं लेते हैं।
डिस्टेंस में केवल डिस्प्लेसमेंट में जो नेगेटिव साइन आता है वो डायरेक्शन के लिए आता है, डिस्टेंस के लिए के पास कोई डायरेक्शन ही नहीं है, तो नेगेटिव साइन का कोई मतलब नहीं बनता है। तो डिस्टेंस जब मोशन होगा तो डिस्टेंस नॉन जीरो और पॉजिटिव ही होगा, जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, नॉन जीरो और नेगेटिव भी हो सकता है। अब जीरो इसलिए हो सकता है क्योंकि मोशन अगर हो रहा है इस तरह से कि पार्टिकल एक पॉइंट से जाके और वापस वहीं आ गया स्ट्रेट लाइन में, या ऐसा घूम के वहीं आ गया, तो अगर फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन सेम हो एक सर्टेन टाइम इंटरवल में, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इज इक्वल टू जीरो, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, लेकिन पाथ लेंथ पूरा ऐड होगा इसलिए डिस्टेंस पॉजिटिव होगा। अब हो सकता है पार्टिकल एक रेफरेंस पॉइंट से पॉजिटिव डायरेक्शन जो हमने अज्यूम किया है, कोऑर्डिनेट सिस्टम और डायरेक्शन जो है वो हमारे अजम्पशन पे डिपेंड करता है। अगर हमने ईस्ट को पॉजिटिव एक्स एक्सिस लिया तो वेस्ट को नेगेटिव एक्स एक्सिस लेना होता है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन अगर हमारा जो अजम्पशन है, कन्वेंशन है पॉजिटिव डायरेक्शन का, उसके अलोंग अगर डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा, अगर अपोजिट हुआ है तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो जाएगा। और अगर पार्टिकल जहां से गया स्टार्ट हुआ वहीं वापस घूम के आ गया, चाहे स्ट्रेट लाइन पाथ हो या कर्व्ड पाथ हो, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। तो डिस्प्लेसमेंट मोशन के अंदर यानी मूविंग पार्टिकल के लिए डिस्प्लेसमेंट जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव तीनों हो सकता है, जबकि डिस्टेंस केवल पॉजिटिव और नॉन जीरो ही होगा। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होगा, डिस्टेंस को नेगेटिव नहीं लेते हैं क्योंकि यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्ट पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन के लिए होता है, मैग्नीट्यूड के लिए नहीं। अब एक और चीज हम देखेंगे कि क्या किसी मूविंग बॉडी के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकता है। तो सर्टेन कंडीशन में ऐसा हो सकता है। कब हो सकता है, तो मान लीजिए कि ये एक एक्स एक्सिस है, ये ओ है, ओरिजिन है। पार्टिकल अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और इसी स्ट्रेट लाइन पाथ पर पार्टिकल अगर मूव करता जा रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, ना तो वो कभी स्टॉप हो रहा है ना टर्न बैक हो रहा है, तो इस तरह के केस में किसी भी टाइम इंटरवल के लिए मान लीजिए t इक्वल 0 से मोशन स्टार्ट हुआ और t इक्वल्स t पर पार्टिकल यहां पहुंचा। अब ये ना तो स्टॉप अगर हो रहा है और ना वापस आ रहा है, तो ये आगे बढ़ता ही चला जाएगा। आगे बढ़ता चला जाएगा तो ओरिजिन से उसका पोजीशन का जो डिस्टेंस होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा और वही डिस्टेंस भी होगा, पाथ लेंथ भी होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर किसी पार्टिकल का मोशन एक स्ट्रेट लाइन पर होता है विदाउट स्टॉपिंग, विदाउट टर्निंग बैक, तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखना है। और अगर ऐसा नहीं हुआ, मान लीजिए कि पार्टिकल कहीं स्टॉप किया और फिर t इज इक्वल टू 2t पर पार्टिकल यहां आ गया, तो इस तरह के केस में हम क्या देख रहे हैं, या फिर अगर ऐसा है कि एक सर्टेन टाइम इंटरवल में पार्टिकल जो है इस तरह से एक कर्व पाथ पर मूव करके यहां पे आ रहा है, तो ये हो गया पाथ लेंथ, डिस्टेंस, और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पे एक कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर स्ट्रेट लाइन पे मोशन हो रहा है विदाउट टर्निंग बैक तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा, लेकिन अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन में स्टॉप होकर बैक हो रहा है तो देखिए डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा, क्योंकि गया पार्टिकल यहां तक लेकिन फिर यहां आ गया, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट इतना है, जबकि डिस्टेंस ये लेंथ प्लस ये लेंथ होगा, तो डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगा। इस तरह का केस में भी हम देख रहे हैं कि पार्टिकल इस पाथ पे चल रहा है तो ये पाथ लेंथ तो बड़ा दिख रहा है हमें, क्योंकि कर्व पाथ है, हम इसका मेजरमेंट लेंगे तो बड़ा होगा वैल्यू। डिस्प्लेसमेंट जो है वो छोटा है, क्योंकि वो यहां से यहां का O से P का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो यहां से हमें ये कंक्लूजन निकलता है कि सर्टेन केसेस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकता है, और बाकी सब केसेस में जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं है तो डेफिनेटली डिस्टेंस जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा। तो हम यहां पे उसको क्या लिख सकते हैं कि डिस्टेंस
इज ऑलवेज इक्वल और ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। हम एक ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये तो हमने देखा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या सिमिलरिटीज है और क्या डिफरेंस है। इसके बाद हम देखेंगे एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। सबसे पहले अगर हम रफली बोलें कि वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, तो वेलोसिटी को हम सिंपली बोल सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या हम सिंपली बिल्कुल ही सिंपल वे में समझें तो कोई पार्टिकल ड्यूरिंग द मोशन 1 सेकेंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, स्ट्रेट लाइन पे अगर जा रहा है, मान लीजिए डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम है, तो 1 सेकेंड में जितना पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट करता है उस डिस्प्लेसमेंट को, 1 सेकेंड में किए हुए डिस्प्लेसमेंट को ही वेलोसिटी बोलते हैं। अब यहां पे हम ये देखेंगे कि एवरेज वेलोसिटी क्या है, एवरेज स्पीड क्या है, और फिर उसके बाद इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और स्पीड पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे थर्ड पॉइंट, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। मान लीजिए कोई मूविंग पार्टिकल है, एक हमने सर्टन टाइम इंटरवल लिया t इक्वल 0 से t इक्वल t तक, t1 से t2 भी ले सकते हैं, तो t2 माइनस t1 टाइम इंटरवल होगा, और t 0 से t ले लेंगे तो 0 से t के बीच t टाइम का एक इंटरवल मिलेगा हमें। तो अगर एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल t में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, जो अभी हमने डिस्कस किया, वो डिस्प्लेसमेंट अगर डेल्टा x है, तो एवरेज वेलोसिटी का, एवरेज वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, एवरेज वेलोसिटी जो होता है वो होता है इक्वल टू डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डेल्टा टी भी लिख सकते हैं, डेल्टा टी लिख दीजिए। तो एक डेल्टा टी के टाइम इंटरवल में अगर पार्टिकल का, मूविंग पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स है, तो उस डिस्प्लेसमेंट को उस टाइम इंटरवल से अगर डिवाइड कर देंगे तो जो क्वांटिटी मिलेगा उसे हम एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं, और एवरेज वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब आता है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, और वो डिफाइन होता है किसी एक सर्टेन टाइम इंटरवल में डेल्टा एस डिस्प्लेसमेंट अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा एस डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल। तो इसको डेल्टा एस मत लिखिए, इसको खाली एस लिख दीजिए, इसको भी केवल टी लिख देते हैं। वर्ड में अगर लिखें तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। कौन सा टाइम? तो उस डिस्प्लेसमेंट के लिए जो टाइम लगा वो, और अगर हम एवरेज स्पीड का बात करें तो एवरेज स्पीड होता है डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन टू कवर दैट डिस्टेंस। ठीक है, इस तरह से फॉर्मूला याद रखना है और मीनिंग भी याद रखना है। अब ऑब्वियसली हमें दिख रहा है कि अगर हम एक सर्टेन कोई पार्टिकल मोशन में है, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में अगर हम देखें तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर भी हो सकता है जो हमने अभी पढ़ा, या फिर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कम होगा। अकॉर्डिंगली एवरेज वेलोसिटी जो होगा उसका मैग्नीट्यूड, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लेस देन और इक्वल टू एवरेज स्पीड हो जाएगा। तो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ऑलवेज इक्वल और लेस देन एवरेज स्पीड होगा, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से इक्वल या बड़ा होगा। इसको भी ध्यान रखना है। फिर जो डिफरेंस और सिमिलरिटी हमें मिल रहा था डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में, बिल्कुल सिमिलर वे में हमें यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड में सिमिलरिटी एंड
डिफरेंस मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड है, ये तो स्केलर क्वांटिटी है, तो अगर हम किसी वेक्टर से किसी स्केलर को मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो वो वेक्टर ही होता है। तो एवरेज वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, एवरेज स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। एवरेज वेलोसिटी किसी जब पार्टिकल रेस्ट में है तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड सब जीरो होगा, लेकिन पार्टिकल अगर मोशन में है तो एवरेज वेलोसिटी है वो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है, तो एवरेज वेलोसिटी जीरो या पॉजिटिव या नेगेटिव भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, लेकिन एवरेज स्पीड मूविंग पार्टिकल के लिए हमेशा पॉजिटिव ही होगा, कभी जीरो या नेगेटिव नहीं होगा। ये एक डिफरेंस आ गया। फिर हमने देखा कि कौन सा बड़ा ज़्यादा होता है, कौन सा छोटा होता है, और जो हमने डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में पढ़ा था कि अगर पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है विदाउट स्टॉपिंग एंड टर्निंग बैक, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है किसी भी टाइम इंटरवल के लिए। तो फिर उसी टाइम इंटरवल से डिवाइड करके डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को डिवाइड करके एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड मिलता है। तो इस केस में भी हम ये बोल सकते हैं कि अगर पार्टिकल कोई मोशन कर रहा है स्ट्रेट लाइन पे विदाउट टर्निंग बैक, तो किसी भी टाइम इंटरवल के लिए उसका एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। तो ये हमने देखा एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। ये थर्ड पॉइंट था डिस्कस करने का। इसके बाद हम देखेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब एवरेज वेलोसिटी में हमने देखा कि एक पर्टिकुलर इंटरवल टाइम इंटरवल में जो मोशन हुआ उसमें जो नेट डिस्प्लेसमेंट हुआ उसको हमने उस टाइम से डिवाइड कर दिया, और एवरेज स्पीड के लिए हमने देखा कि टोटल जो पाथ कवर हुआ, पाथ लेंथ हुआ या डिस्टेंस कवर्ड हुआ, उसको हमने उस टाइम इंटरवल से डिवाइड कर दिया, तो एवरेज स्पीड निकल गया। एवरेज स्पीड एवरेज किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के या तो इक्वल होगा या एवरेज स्पीड ग्रेटर देन एवरेज वेलोसिटी होगा, दोनों चीज हो सकता है। लेकिन एक पर्टिकुलर इंटरवल में जरूरी नहीं है कि हर एक पॉइंट पर वेलोसिटी सेम हो। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करके हमने एवरेज वेलोसिटी निकाल दिया, लेकिन हो सकता है पार्टिकल ड्यूरिंग दैट टाइम इंटरवल, अगर 10 मिनट का टाइम इंटरवल हमने लिया है, हो सकता है बीच में पार्टिकल कभी रेस्ट पे भी हो, कभी मोशन कर रहा हो, कभी स्पीड ज़्यादा हो, कभी स्पीड कम हो, कभी फास्ट मूव कर रहा हो, कभी स्लो मूव कर रहा हो। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट बनता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और स्पीड का। इंस्टेंटेनियस का मतलब एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। एक रेंज, एक इंटरवल के लिए हम एवरेज निकालते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या स्पीड निकालेंगे, जो एक पर्टिकुलर मोमेंट पर डिस्क्राइब करेगा पार्टिकल के मोशन के फास्टनेस या स्लोनेस को, राइट। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो गया? वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग पार्टिकल एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। तो देखिए निकालेंगे कैसे। तो एवरेज वेलोसिटी जो होता है वो होता है डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। इसमें अगर हम डेल्टा टी को बहुत छोटा कर दें, मतलब ये कि पार्टिकल के मोशन को ऑब्जर्व करते समय जो इंटरवल ले रहे हैं उसको बिल्कुल छोटा कर दें, तो एकदम छोटा हो जाएगा डेल्टा टी, तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट को वो रिप्रेजेंट करने लगेगा। तो अगर डेल्टा टी को बहुत छोटा कर दें तो यही एवरेज वेलोसिटी को हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लिख सकते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को ओनली वेलोसिटी वी भी बोला जाता है, और डेल्टा टी बहुत छोटा हो जाता है तो हम एक दूसरा नोटेशन यूज करते हैं, dx अपॉन dt। तो हमने क्या किया, एवरेज वेलोसिटी में जो इंटरवल हम लेते थे टाइम का, उस टाइम इंटरवल को एकदम छोटा करके देखा तो एक इंस्टेंट मिल गया।
वहाँ पे हमने ऑब्जर्व किया जो डिस्प्लेसमेंट हुआ अपॉन वो छोटा वाला टाइम इंटरवल, वो हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दे दिया। अब ये टाइम इंटरवल इतना छोटा है कि पार्टिकल में के मोशन में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि वो सीधा जा रहा है रास्ते पे या टेढ़ा, क्योंकि अगर कर्व पाथ भी होता है तो बहुत छोटा ले लेते हैं, तो स्ट्रेट लाइन ही ऑलमोस्ट होता है। ये डेल्टा टी इतना छोटा हमने लिया है इंस्टेंटेनियस निकालने के लिए कि उसमें कोई पार्टिकल जाके वापस आ रहा है, ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसलिए इसी एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को हम क्या बोलते हैं, एवरेज स्पीड, इसी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को हम इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को एवरेज स्पीड नहीं बोल सकते, बट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को इंस्टेंटेनियस स्पीड हम बोल सकते हैं। तो ये हो गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और ये हो गया हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, अब ये dx अपॉन dt का क्या मतलब हुआ, इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। इसी का मैग्नीट्यूड इंस्टेंटेनियस स्पीड है, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। हाँ, एक डिफरेंस है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसलिए वो डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। लेकिन इंस्टेंटेनियस स्पीड में हम प्लस माइनस नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये स्केलर है, वेक्टर है ही नहीं कि माइनस रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन को। और स्पीड में माइनस लगाएंगे तो कोई पार्टिकल माइनस के स्पीड से चल रहा है ऐसा नहीं, या तो पार्टिकल रुकेगा या मूव करेगा, तो यहाँ पे माइनस का कोई सेंस बनता नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को हम इंस्टेंटेनियस स्पीड बोल सकते हैं। अब थोड़ा हम डिस्कस करेंगे कि ये जो फॉर्मूला हमें मिल रहा है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या सिंपली वेलोसिटी भी बोल सकते हैं इसको, dx अपॉन dt, इसका मीनिंग क्या हुआ। तो सिंपली बोले तो ये तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन अपॉन टाइम है, क्योंकि dx का मतलब x2 माइनस x1, x2 फाइनल पोजीशन, x1 इनिशियल पोजीशन। तो वेलोसिटी हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन भी, और रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, तो चेंज ऑफ पोजीशन डिस्प्लेसमेंट होता है, तो रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अगर x जो है वो टाइम का या किसी और वेरिएबल का फंक्शन है, तो x को डिफरेंशिएट करेंगे हम टाइम के रिस्पेक्ट में, तो इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t टाइम, वो भी वेलोसिटी बोल सकते हैं। और xt ग्राफ के स्लोप को भी हम वेलोसिटी बोलते हैं। वो कहां से आता है, मैथमेटिक्स से आता है। ठीक है, तो यहां पे अगर हम ग्राफ का बात करें, मान लीजिए हम एक xt ग्राफ बनाते हैं, टाइम के साथ पार्टिकल के पोजीशन को हम ऑब्जर्व करेंगे। तो अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है, मान लीजिए ये स्ट्रेट लाइन है, मोशन हो रहा है, तो इसलिए टाइम एक्सिस के पैरेलल नहीं होगा। मान लेते हैं ये स्ट्रेट लाइन है, इनिशियल पोजीशन जो था वो x इज इक्वल टू समथिंग था, फाइनल पोजीशन जो है वो x का कोई और वैल्यू है, ये मान लेते हैं 10 था, और ये मान लेते हैं x का 28, और ये टाइम था t इज इक्वल टू 5, और ये टाइम था t इक्वल्स 10, ऐसा अज्यूम कर लेते हैं। इस लाइन को अगर हम एक्सटेंशन देते हैं तो x टाइम एक्सिस को कहीं तो कट करेगा, यही a टू b जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो मतलब xt ग्राफ का जो xt ग्राफ जो है वो ग्राफ का जो स्लोप होता है, मतलब AB जो लाइन है वो टाइम एक्सिस को कहीं पे कट करेगा, जहां पे भी कट करेगा वहां पे लाइन AB टाइम एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाएगा, यहां पे थीटा एंगल बन रहा है,
उस थीटा एंगल का जो टेंजेंट होगा मतलब tan थीटा, उसी को हम ग्राफ AB का स्लोप बोलेंगे और वो क्या होगा dx बाई dt के बराबर होगा। v इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू स्लोप m से रिप्रेजेंट करते हैं और वो क्या हो जाएगा dx अपॉन dt। ये मैथमेटिक्स से आता है, यहाँ पे आपको याद रखना है। वैसे इस चीज़ को डिटेल में आगे के टॉपिक्स में भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सिंपली ये याद रखना है कि वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन है या रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट है या एक्सटी ग्राफ का स्लोप जो होगा वो वेलोसिटी के बराबर होगा। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ क्या है कि हम ग्राफ ए बी के ऊपर कोई भी पॉइंट लें, यानी टाइम का कोई भी वैल्यू लें, टाइम के हर एक वैल्यू के लिए स्लोप सेम है tan थीटा, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है टाइम के हर एक वैल्यू के लिए। अब यहां पे ये देखेंगे कि अगर ये स्ट्रेट लाइन नहीं होता, मान लीजिए ये एक्सटी ग्राफ इस तरह का होता, ये ग्राफ एक्सटी ऐसा होता, इनिशियल पोजीशन ए है 5 और मान लेते हैं इसका फाइनल पोजीशन 7 आया, ये पॉइंट बी है। तो पोजीशन चेंज हुआ, पोजीशन चेंज हुआ तो डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट में कुछ टाइम लगा, डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर देंगे तो वेलोसिटी मिलेगा एवरेज। तो एवरेज वेलोसिटी तो ए से बी तक के लिए डिफाइन होगा, लेकिन अगर बीच के किसी पॉइंट टाइम के किसी वैल्यू, मान लीजिए ये टाइम जो है वो 2 सेकंड है और ये टाइम 8 सेकंड है, तो अगर कोई बोल रहा है कि t इक्वल्स 4 सेकेंड पे वेलोसिटी क्या होगा इंस्टेंटेनियस, यहाँ तो वेलोसिटी हर जगह पे चेंज हो रहा है, ठीक है। तो अगर xt ग्राफ कोई कर्व है तो टाइम के किसी वैल्यू के लिए हमें अगर वेलोसिटी निकालना है इंस्टेंटेनियस, उस पर्टिकुलर टाइम के वैल्यू के लिए वेलोसिटी का क्या मैग्नीट्यूड होगा वो अगर निकालना है, तो हम टाइम के उस वैल्यू पर, यानी उस पॉइंट पर, ये 4 मान लेते हैं, उस पॉइंट पर हम इस कर्व पर टेंजेंट खींच देंगे। टेंजेंट मतलब ऐसा एक स्ट्रेट लाइन जो कर्व को एक ही पॉइंट पर टच करता है, और उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा tan थीटा वही इस पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बराबर होगा। तो हमने क्या देखा कि अगर वेलोसिटी वेरिएबल होता है तो किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि एक्सटी ग्राफ के कर्व के उस पॉइंट पर हम टेंजेंट खींचते हैं। टेंजेंट जो एंगल बनाता है एक्स एक्सिस के साथ, उसको हम उस पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलेंगे। अगर ये थीटा एंगल, एक्यूट एंगल उल्टे साइड से नेगेटिव टाइम एक्सिस के साथ बनेगा तो वेलोसिटी नेगेटिव होगा, वो सब भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड समझ में आ गया। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इंस्टेंटेनियस स्पीड स्केलर क्वांटिटी है। किसी मूविंग पार्टिकल के लिए इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी दोनों ही जीरो नहीं हो सकता है, रेस्ट में होगा तभी जीरो होगा। किसी इंस्टेंट पे अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जीरो है मतलब उस टाइम वो रेस्ट पर है, बट एक इंटरवल में वो मोशन में डिस्क्राइब होगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड के बराबर होता है, एवरेज के केस में ऐसा नहीं होता है। तो ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स आपको याद रखना है। अब 5th पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म सिंपली अगर मोशन के बारे में लिखा है यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म, तो उसका मतलब केवल होता है वेलोसिटी से। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हुआ कि ऑल द टाइम पार्टिकल का वेलोसिटी सेम होगा। मतलब ये कि किसी भी दो सेम इक्वल टाइम इंटरवल में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा, उसको हम यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। और अगर एक 5 सेकंड का हमने इंटरवल लिया और दूसरा 5 सेकंड का लिया, दोनों में डिस्प्लेसमेंट अलग अलग आया, यानी कि इक्वल टाइम इंटरवल में अगर पार्टिकल का
डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है तो उसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे, और इक्वल टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है मतलब वेलोसिटी अलग अलग है, तो वेलोसिटी अलग है तो उसको भी हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए कि इसमें भी ग्राफ का बात करते हैं। एक्सटी ग्राफ अगर लेंगे तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए एक्सटी ग्राफ कैसा होगा? यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट रखना है तो एक्सटी ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट होगा, तो वो डेफिनेटली एक स्ट्रेट लाइन होगा। टाइम एक्सिस के पैरेलल नहीं हो सकता, अदरवाइज वो रेस्ट का केस हो जाएगा। तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए एक्सटी ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा, और नॉन यूनिफॉर्म के लिए एक्सटी ग्राफ जो होगा वो डेफिनेटली एक कर्व होगा। ऐसा हो सकता है, किसी और भी टाइप का कर्व हो सकता है। ये एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका अलग अलग पॉइंट पे अगर हम टाइजेंट खींचेंगे तो उसका स्लोप अलग अलग आएगा, मतलब टाइम का अलग अलग वैल्यू के लिए वेलोसिटी अलग अलग है। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए एक्सटी ग्राफ एक कर्व होगा। वीटी ग्राफ का अगर बात करें, मान लीजिए वीटी ग्राफ है, यूनिफॉर्म मोशन है तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो स्ट्रेट लाइन होगा। टाइम के अलग अलग वैल्यू के लिए वेलोसिटी का एक ही वैल्यू आएगा, वी नॉट है, 10 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, जो भी हो, ये एक स्ट्रेट लाइन है। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए वीटी ग्राफ कैसा होगा? वो एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस था। ये भी एक स्ट्रेट लाइन हो सकता है, लेकिन वो पैरेलल टू टाइम एक्सिस नहीं होगा। टाइम का अलग अलग वैल्यू के लिए वेलोसिटी अलग अलग होगा, और ये कोई कर्व भी हो सकता है ना। अब वो स्ट्रेट लाइन होगा या कर्व होगा, वो उसके डिटेल में जाएंगे तो फिर हमें एक्सेलरेशन समझना होगा, जो कि हमें आगे के टॉपिक में पढ़ना है। तो ये आप लोग समझ लिया यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोल रहा है वो डिफरेंट चीज है। यहाँ मोशन के बारे में अगर कोई बोल रहा है यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, तो हम वेलोसिटी और स्पीड से रिलेट करेंगे। आगे हम ये भी पढ़ेंगे कि सर्कुलर मोशन वगैरह में यूनिफॉर्म स्पीड को ही हम यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। अब लास्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे काइनेमेटिक इक्वेशन, काइनेमेटिक इक्वेशन फॉर मोशन विथ कांस्टेंट स्पीड। यानी अगर मोशन ऐसा है कि जिसमें स्पीड कांस्टेंट है, तो मोशन को स्टडी करने के लिए काइनेमेटिक्स का क्या फॉर्मूला हम यूज करेंगे अदर देन जो हमने अभी देखा है। हमने जो देखा वो एक पर्टिकुलर डेफिनेशन बेस्ड फॉर्मूला था। अब हम एक मोशन हो रहा है तो डिस्टेंस समथिंग है, डिस्प्लेसमेंट समथिंग है, तो वेलोसिटी निकालिए, टाइम निकालिए। इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे वो भी सीखेंगे। तो देखिए, स्पीड जो होता है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, उसका बेसिक फॉर्मूला भी हमने देखा, dx/dt। ये इंस्टेंटेनियस स्पीड है जो कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के बराबर है। इसको अगर हम आगे बढ़ाएं तो सबसे पहले तो ये दिख रहा है कि स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ है। उसके बाद इसको हम लिख सकते हैं dx = v/dt। इसको हमने इधर लाके मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर स्पीड कांस्टेंट है तो v यहां पे कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट होगा तो अगर दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो वेलोसिटी बाहर आ जाएगा। वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड या स्पीड बाहर आ जाएगा। लिमिट्स अगर डालेंगे, मान लीजिए पार्टिकल जहां से मोशन स्टार्ट करता है वो ओरिजिन है, और या x1 से x2 भी ले सकते हैं, या ओरिजिन से x गया उसका पोजीशन और टाइम उसमें लगा 0 से t, तो यहां से हमें क्या मिलेगा, x = vt फॉर्मूला। तो अगर कोई मोशन कांस्टेंट स्पीड से होता है तो हम काइनेमेटिक्स के लिए एक ही फॉर्मूला यूज कर सकते हैं,
मतलब रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट वगैरह, वो क्या है, x इक्वल्स वी टी। अब इस फॉर्मूला को दो तरीके से हम यूज करेंगे, एक x इज इक्वल टू वी टी, दूसरा लिख दीजिए s इक्वल वी टी। सिंबल में कुछ तो है नहीं, x s कुछ भी रख सकते हैं। अगर ये डिस्प्लेसमेंट हम लेंगे तो इसको हमें लेना होगा वेलोसिटी, और अगर हम ये डिस्टेंस ले लेंगे तो ये हमें लिखना होगा स्पीड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है विदाउट टर्निंग बैक तो एक ही फॉर्मूला डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का सेम है। लेकिन अगर मान लीजिए पार्टिकल का मोशन ऐसा हो रहा है, एक सर्कुलर पाथ या कर्व पाथ पर पार्टिकल जा रहा है ए से बी तक, तो अगर हम ए बी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो पार्टिकल का जो इस पाथ पर जो उसका मोशन होगा उसका ये कंपोनेंट हमको लेना होगा, ए से बी के अलॉन्ग उसका वेलोसिटी लेना होगा। और अगर हमने डिस्टेंस यानी पूरा पाथ लेंथ अगर लिखा तो इस पाथ पर जितने स्पीड से जा रहा है उसका डायरेक्शन से मतलब नहीं है, वो कांस्टेंट स्पीड से अगर जा रहा है पाथ पर तो कभी वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर होगा कभी इधर होगा, क्योंकि कर्व पाथ पर अगर पार्टिकल मोशन करता है तो उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन जो होता है वो उस कर्व पाथ पर टैंजेंट के एलॉन्ग होता है। तो वेलोसिटी तो चेंज हो रहा है डायरेक्शन चेंज होने के कारण, लेकिन स्पीड अगर कांस्टेंट है तो ये पूरा पाथ लेंथ अगर यहाँ पुट करेंगे तो स्पीड यहाँ पुट करेंगे, और अगर ये डिस्टेंस यहाँ डालेंगे तो किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी का हम ये कंपोनेंट निकालेंगे वो हम यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो इसको याद रखना है कि एस इक्वल्स वी टी फॉर्मूला हम यूज करेंगे कांस्टेंट स्पीड में, और इसको दो तरह से यूज कर सकते हैं, एक डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी रख के और एक डिस्टेंस एंड स्पीड रख के। ठीक है, स्पीड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होगा, बट एक लंबे पाथ के लिए अलग अलग पॉइंट पर वेलोसिटी का डायरेक्शन अलग अलग होगा, वो इसमें कंसीडर करना पड़ेगा। न्यूमेरिकल्स करेंगे तो ये और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब यहां से हम एक चीज और देखेंगे कि वेलोसिटी जो होता है वो एक्सटी ग्राफ के स्लोप के बराबर होता है, वो मैथमेटिक्स से आता है, वो तो हमने देखा। यहां से एक और चीज हमें मिलेगा कि ये जो हम लिखेंगे dx इज इक्वल टू वी डी टी, यहां से भी एक फॉर्मूला बनता है, वो ये होता है dx जो है लिमिट्स डालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ओवर टाइम एक्सिस। इसको भी फॉर्मूला के जैसा याद रखना है। जिस तरह से वेलोसिटी जो होता था वो होता था स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ, उसी तरह से डिस्प्लेसमेंट होता है एरिया ऑफ वीटी ग्राफ। इसका मतलब क्या हुआ वो देखिए, मान लीजिए कि ये एक वीटी ग्राफ है, पार्टिकल का वेलोसिटी वाई एक्सिस पे और टाइम जो है वो एक्स एक्सिस पे, और ग्राफ इस तरह का कुछ है। तो ये जो पॉइंट ए से बी तक अगर ग्राफ एक्सटेंडेड है तो ये पूरा एरिया जो टाइम एक्सिस पर बनेगा वो क्या देगा हमें, पार्टिकल का ए से बी तक जाने पे जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो बता देगा ये एरिया। अगर ये ग्राफ नीचे होता तो भी हम टाइम एक्सिस पर ही एरिया निकालते, लेकिन वो उस केस में डिस्प्लेसमेंट जो होता वो नेगेटिव होता, तो इस एरिया का मैग्नीट्यूड निकाल के हमको उसमें माइनस साइन लगाना होगा। तो ध्यान रखना है कि वीटी ग्राफ का एरिया हमें डिस्प्लेसमेंट देता है, और अगर वो एरिया टाइम एक्सिस के अबव बनता है तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होता है, एरिया का मैग्नीट्यूड निकालेंगे और प्लस साइन डालेंगे, और अगर नीचे हुआ तो नेगेटिव होगा, टाइम एक्सिस के नीचे एरिया अगर हुआ तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा। उस केस में अगर एक ऐसा केस हो जिसमें ग्राफ का कुछ पार्ट टाइम एक्सिस के ऊपर है कुछ नीचे है, तो टाइम एक्सिस के ऊपर वाला एरिया को निकाल के नीचे वाले एरिया से ऊपर वाले एरिया को से नीचे वाले एरिया को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नेट डिस्प्लेसमेंट हमें मिलेगा। इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इतना ही है, बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। अब आपको इस टॉपिक का जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें आपको इसका न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करेंगे और ये सब फॉर्मूला को कैसे न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करेंगे वो आपको सीखने के लिए मिलेगा।